हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीत का ताज का 6वां भाग। वो आहट नहीं थी, खटका भी नहीं था। फिर भी देवराज चौहान की आंख खुल गई। क्यों खुली, वो खुद भी नहीं समझ पाया। पूरे कमरे में अंधेरा था। वो डबल बेड पर लेटा रहा। खुली पलकों की पुतलियां उसी तरह पड़े पड़े इधर उधर घूमी। जगमोहन दूसरे बेडरूम में था। अगर वो वहाँ आया होता तो अब तक एहसास हो गया होता। एकाएक हिलती पुतलियां थम गईं। उसे देखती उसकी आंखें अंधेरे में देखती रहीं, जो सिर की तरफ खड़ी थी। खुली खिड़की से चंद्रमा की आती रोशनी में उसने स्पष्ट पहचाना उसे। वो मोना चौधरी थी। हाथ में रिवॉल्वर था, जिसकी नाल करीब करीब उसके सिर के बालों को छू रही थी। देवराज चौहान आंखें खोल एकटक उसे देखता रहा। अंधेरे में ही दोनों की चमकती नजरें मिली। दो भूखे जानवर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को खा जाने की कोशिश में थे। मैं तभी नागिन की मध्यम सी फुफकार देवराज चौहान के कानों में पड़ी। चाहती तो तुम्हें नींद से न उठने देती और यूं ही शूट कर देती, लेकिन मौत देने से पहले तुम्हें इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि तुम मोना चौधरी के हाथों मरने जा रहे हो, जिसे मौत के मुंह में भेजकर खुद चैन से सो गए थे। देवराज चौहान वैसे ही पड़ा उसे देखता रहा। अब तुम मरने जा रहे हो देवराज चौहान, फुफकार पुनः उसके कानों में पड़ी। यकीन है तुम्हें? देवराज चौहान के होठों से सर्द स्वर निकला। मुझे पूरा यकीन है, और मरने के बाद तुम्हें भी पूरा यकीन आ जाएगा कि मैंने ठीक कहा। तभी देवराज चौहान का शरीर चीते की फुर्ती से हरकत में आया। उसके बाएं हाथ ने मोना चौधरी की कलाई पकड़ी और बैट की पुष्प पर दबा दी। मोना चौधरी को देवराज चौहान की हरकत का एहसास हो गया था। उसने फौरन ट्रिगर दबा दिया, लेकिन तब तक देवराज चौहान का हाथ मोना चौधरी की कलाई पर टिक चुका था। फायर की तेज आवाज़ गूंजी। गोली चली, परंतु वो गोली देवराज चौहान के कान के पास तकिए को सुलगाती, बैट के गद्दे में रास्ता बनाती, प्लाई बोर्ड में छेद करती फर्श में जा टकराई। दांत भींचे देवराज चौहान ने मोना चौधरी की कलाई जोरों से बैट की पुष्ट से टकराई। तीसरी बार टकराने पर मोना चौधरी के हाथों से रिवॉल्वर निकली तो देवराज चौहान ने फौरन खास अंदाज में उसकी कलाई को तीव्र झटका दिया, तो मोना चौधरी बेड पर आ गिरी। गिरते ही वो फुर्ती से खड़ी हुई। तब तक देवराज चौहान भी खड़ा हो चुका था। एक दूसरे की जान के भूखे दोनों बेड पर खड़े थे कि तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई। फायर की आवाज़ सुनकर आने वाला जगमोहन था। हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। मोना चौधरी को वहाँ पाकर चौंका। 2 पलों तक तो उसे विश्वास ही नहीं आया। तुम? जगमोहन के होठों से निकला। ठीक उसी पल जंगली बिल्ली की तरह मोना चौधरी ने देवराज चौहान पर छलांग लगाई और देवराज चौहान से टकराती उसे साथ लिए फर्श पर नीचे गिरती चली गई। दोनों किसी नाग नागिन के जोड़े की तरह बल खाकर ऐसे लिपट गए कि देखने वाला ये बात तय नहीं कर सकता था कि दोनों प्यार कर रहे हैं या एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। तभी बाहर दौड़ते कदमों की आवाज़ गूंजी। देवराज चौहान दांत भींचे बोला, जगमोहन बाहर संभालो। रिवॉल्वर थामे दांत भींचे जगमोहन बाहर निकलता चला गया। तब तक मोना चौधरी का हाथ देवराज चौहान की गर्दन पर टिक चुका था और उस हाथ के पंजे से गले को दबाकर वह देवराज चौहान की सांसें रोकने की चेष्टा कर रही थी। परंतु जब कामयाब न हो पाई तो दूसरे हाथ से देवराज चौहान के सिर के बाल पकड़कर सिर जोरों से फर्श पर दे मारा। पीड़ा के कारण देवराज चौहान के होठों से करहा निकली। दूसरे ही पल देवराज चौहान ने अपनी टांग को मोड़ा, पैर मोना चौधरी के पेट पर रखा और जोरों का धक्का दिया। मोना चौधरी का शरीर तीव्र झटके के साथ उछला और पास की दीवार से टकराया पुनः फर्श पर आ गया। होंठों से करहा निकली। इससे पहले वो संभल पाती, देवराज चौहान पुनः उसके करीब था। उसकी जोरदार ठोकर मोना चौधरी के कूल्हे पर थी। मोना चौधरी 2-3 लुढ़कनियाँ खाती चली गई। तभी वो रुकी। उसका जिस्म किसी रबड़ की गुड़िया की भांति इकट्ठा हुआ, फिर जैसे किसी ने उसे ऊपर उछाला हो, इस तरह हवा में उठी और फर्श पर सीधी खड़ी हो गई। फिर उसकी आंखों से शोले बरस रहे थे। चेहरा तप रहा था। देवराज चौहान की आंखों में भी अंगारे थे। शरीर में अजीब सा तनाव भरा पड़ा था। दोनों एक दूसरे को फाड़कर खा जाने को तैयार थे। तुमने गलती कर दी मोना चौधरी, देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। जानती हूँ, मोना चौधरी फुफकारी। जब तुम्हारी सिर पर पहुंची थी तभी तुम्हें शूट कर देना चाहिए था। वो वक्त निकल चुका है, देवराज चौहान ने पूर्वज स्वर में कहा। वक्त का चक्र कभी नहीं रुकता देवराज चौहान। वक्त का पहिया घूम कर दोबारा कभी ना कभी फिर वहीं आता है। लेकिन अब मुझे वक्त के पहिया का इंतज़ार नहीं। मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़कर जाने वाली नहीं। तो मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर जा सकोगी? देवराज चौहान के होठ भिजे हुए थे। तुमने क्या सोचा था कि शंकर भाई तक पहुँचकर मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? मोना चौधरी वैसी सर में कह उठी। बहुत गलत सोचा तुमने। अब मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी ज़िंदगी मुझ तक पहुँच ही खत्म होनी थी, तभी तुम यहाँ मौजूद हो। देवराज चौहान की आवाज़ में दरिंदगी नाची। उसी पल दोनों एक साथ उछले, जैसे बिजली सी चमकी हो। वैसे ही आवाज़ के साथ उनके शरीर हवा में आपस में टकराए और फर्श पर आ गिरे, और इसके साथ ही दोनों पुनः आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। खतरनाक फैसले के साथ देवराज चौहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में झांकती मोना चौधरी एकदम एक कदम पीछे हटी। लगा जैसे भी
लगा जैसे मौत का तांडव होगा। तभी मोना चौधरी ने अपने कपड़ों में हाथ डाला, निकाला तो उसके हाथ में चाकू नजर आया। बटन दबाते ही उसका दांतेदार फल 6 इंच लंबा खुल गया। वो दांते फल के दोनों तरफ थे कि किसी के पेट में घुसें तो पेट को पूरी तरह फाड़कर ही बाहर आएं और सामने वाला ना बचे। देवराज चांद ठिठका, उसके होंठ और भी कस गए। अब तुम्हारा वक्त आ गया देवराज चांद। मोना चौधरी के सर में मौत थी। देवराज चांद के चेहरे पर सर्द वैशी भाव आ ठहरे। चाकू थामे मोना चौधरी उछली। देवराज चांद अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। दूसरे पल मोना चौधरी की टांगें वेग के साथ देवराज चांद की छाती से टकराने लगीं तो उसने हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ आती मोना चौधरी की टांगों को बाह के वेग से रोका और दूसरे हाथ से उसकी पिंडली पकड़नी चाहिए। उसी पल मोना चौधरी ने अपनी बाह देवराज चांद के गले में डाली और दूसरे हाथ में पकड़े चाकू को उसके पेट में घुसेड़ना चाहा। बहुत नाजुक वक्त था। दांतेदार वो खतरनाक चाकू अगर पेट में घुस जाता तो फिर चाकू ने पूरा पेट खोलकर ही बाहर निकलना था। देवराज चांद को पूरी तरह एहसास था मोना चौधरी की हरकत का। आधा पल भी बाकी नहीं बचा था चाकू पेट में होने को। कोई और रास्ता न पाकर देवराज चांद ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और चाकू के दांतेदार फल को उसने हथेली में जकड़ लिया और उसका रुख मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया। चाकू के दांत हथेली में धंस गए। मोना चौधरी ने चाकू उसकी हथेली से निकालना चाहा, खींचा, परंतु देवराज चांद की हथेली चाकू के फल पर कस चुकी थी। उसी क्षण उसने मुट्ठी में जकड़े चाकू के फल को खास अंदाज में तीव्रता से झटका दिया। मध्यम सी आवाज़ हुई और चाकू का फल मूठ के पास से जुदा हो गया। इसके साथ ही देवराज चांद ने घुटने की चोट मोना चौधरी के पेट में मारी। मोना चौधरी पेट थामे कराह के साथ पीछे हटती चली गई। चाकू का हत्था उसके हाथ में था जिसे उसने एक तरफ फेंका। चेहरे पर गुस्सा और सांसें चढ़ी हुई थी। मुट्ठी में जकड़े चाकू के फल को देवराज चांद ने नीचे गिराया तो पूरी हथेली खून से सराबोर हुई पड़ी थी। हथेली पर जगह जगह जख्म नजर आ रहे थे। देवराज चांद और मोना चौधरी की मौत से भरी निगाहें पुनः आपस में टकराईं। देवराज चांद एकाएक दरिंदा सा नजर आने लगा था। भिचे दांत, क्रोध से धड़कता चेहरा, आंखों में मौत की कालिमा। इस वक्त उनके दिलो दिमाग में एक ही बात थी, सामने खड़ी मोना चौधरी की मौत। या तो ये जिंदा रहेगी या फिर वह। और अब कुछ ऐसा ही हाल मोना चौधरी का था। दोनों के बीच मरो या मारो वाली बात आ चुकी थी। देवराज चांद मौत का दूसरा रूप बना आगे बढ़ा। मोना चौधरी के होठों से नागिन सी फुफकार निकली। कुछ कदम आगे बढ़ते ही देवराज चांद ने चीते की सी छलांग लगा दी मोना चौधरी पर। मोना चौधरी ने बचना चाहा, परंतु देवराज चांद पहले से ही तैयार था कि मोना चौधरी आगे से हटेगी। यही वजह रही कि वह देवराज चांद की गिरफ्त से बच न सकी और खून से सने हाथ की गिरफ्त में मोना चौधरी का गला आ फंसा। उसने गला छुड़ाने की भरपूर चेष्टा की, परंतु वो लौ पकड़ती। मोना चौधरी के दोनों हाथ आज़ाद थे। वो दोनों हाथों को घूंसों का रूप देकर देवराज चांद के पेट और चेहरे पर मारने लगी, जबकि देवराज चांद के पंजे का दबाव उसके गले पर बढ़ता जा रहा था। सांसों में रुकावट आने की वजह से उसका चेहरा सुर्ख होने लगा और उसके घूंसे जो देवराज चांद के शरीर पर पड़े थे उससे देवराज चांद को तकलीफ तो होगी, परंतु गर्दन का पंजा ढीला नहीं होने दिया उसने। उसी वक्त मोना चौधरी की ठोकर देवराज चांद की टांगों के बीच पड़ी। देवराज चांद के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। मोना चौधरी की गर्दन से हाथ हट गया और 2 कदम पीछे होता चला गया। पूरा जिस्म तीव्र पीड़ा से झंझना उठा था। इससे पहले कि वह संभल पाता, मोना चौधरी ने ठोकर का ज़बरदस्त प्रहार उसके पेट पर किया तो दर्द से पेट थामे वो नीचे झुकता चला गया। मोना चौधरी ने पुनः ठोकर का इस्तेमाल किया तो देवराज चांद लड़खड़ाकर पीछे मौजूद दीवार से जा टकराया। इसके साथ ही उसकी निगाह रिवॉल्वर पर पड़ी जो उसने मोना चौधरी के हाथों से गिराई थी। वह सिर्फ 2 कदमों की दूरी पर थी। दर्द पीड़ा सब भूलकर देवराज चांद ने झपट्टा मारा और नीचे पड़ी रिवॉल्वर हाथ में आते ही उसका रुख मोना चौधरी की तरफ हो गया। चेहरे पर मौत नाच रही थी और मोना चौधरी तो जैसे मौत की आग में जल रही थी। मौत की जंग में सब कुछ जायज़ है मोना चौधरी। देवराज चांद की आवाज़ में दरिंदगी की झलक रही थी। तुम पहले मुझे शूट करने जा रही थी। रिवॉल्वर निकल जाने पर तुमने चाकू का इस्तेमाल किया। ऐसे में अब तुम्हारी रिवॉल्वर का इस्तेमाल तुम पर करने का मुझे पूरा हक है। मैंने कब कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं? मोना चौधरी फुफकार उठी। अब मैं तुम्हें शूट करने जा रहा हूँ। तुम क्या समझते हो मैं मौत से डरती हूँ? ऐसा सोचा है तो गलत सोचा तुमने। मैं तो मौत से लड़ती हूँ। तुम फायर करोगे तो खुद को बचाने के लिए मैं मौत से लड़ने की पूरी कोशिश। फायर मत करना देवराज चांद। पारसनाथ की सपाट खुरदुरी आवाज़ वांग गूंजी। दोनों की निगाहें दरवाजे की तरफ उठी। चौखट पर जगमोहन खड़ा था और उसके पीछे पारसनाथ, जिसने जगमोहन की पीठ से रिवॉल्वर लगा रखी थी। उसके पीछे महाजन का चेहरा नजर आ रहा था। यह देखते ही मोना चौधरी की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। रिवॉल्वर फेंक दो, पारसनाथ पुनः बोला। नहीं। देवराज चांद भिचे स्वर में कह उठा। दोबारा इनकार किया तो मैं जगमोहन को गोली मार दूंगा। पारसनाथ का लहजा बेहद कठोर हो उठा। मार दो, लेकिन यह मत भूलना कि मेरे निशाने पर मोना चौधरी है। अब सोच लो, जगमोहन को शूट करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, या फिर मोना चौधरी का ज़िंदा रहना ज़रूरी है?
देवराज चौहान खतरनाक स्वर में बोला। पारसनाथ के होंठ भिज गए। उसके खुरदरे चेहरे पर कठोरता ठहरी। मोना चौधरी को जिंदा चाहते हो तो जगमोहन पर से रिवॉल्वर हटा लो, देवराज चौहान उसी लहजे में बोला। और तुम रिवॉल्वर पकड़े रहोगे? तुम भी पकड़े रहना। देवराज चौहान का स्वर सख्ती था। मौत की सी खामोशी छा गई वहां। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने खूंखार निगाहों से एक दूसरे को देखा। जगमोहन को कमरे में भेजो, देवराज चौहान एक एक शब्द चबा कर कह उठा, और मोना चौधरी को बाहर ले जाओ। पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। इस वक्त इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोनों समझौते के लिए तैयार थे। इधर मोना चौधरी रिवॉल्वर के निशाने पर थी तो उधर जगमोहन। मैं जगमोहन को कमरे के भीतर भेज रहा हूँ, पारसनाथ बोला। अगले ही पल जगमोहन कमरे के भीतर आया। मोना चौधरी दरवाजे की तरफ बढ़ी। चौखट पर पारसनाथ सावधानी से रिवॉल्वर थामे खड़ा था। जगमोहन देवराज चौहान के हाथ में पहुंच गया और मोना चौधरी पारसनाथ के पास। चौखट पर पहुंचकर मोना चौधरी ठिठकी और पलटकर देवराज चौहान को देखा। आंखों में सुलगन थी, चेहरे पर वैशी भाव नाच रहे थे। इस बार तो मामला खत्म होते होते रह गया देवराज चौहान, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा। मेरे ख्याल में तो कुछ ऐसा ही है, देवराज चौहान की आवाज़ में दरिंदगी थी। निकलो बेबी, पीछे से महाजन का स्वर कानों में पड़ा। दिन निकल रहा है। देवराज चौहान को खा जाने वाली निगाहों से देखने के पश्चात मोना चौधरी सुलगते अंदाज से बाहर निकलती चली गई। पारसनाथ ने सावधानी से दरवाज़ा बंद किया और बाहर से सिटकनी लगा दी। जगमोहन खिड़की के रास्ते कमरे से निकला और दूसरी तरफ से चक्कर काटकर बंगले में आया और सिटकनी खोली। देवराज चौहान बाहर निकला। चेहरे पर अभी भी कठोरता नाच रही थी। दोनों वहाँ से निकलकर ड्राइंग हॉल में पहुँचे। बाहर उजाला फैलना शुरू हो गया था। तभी फ़ोन की बेल बजी। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, देवराज चौहान, शंकर भाई की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम ही हो? हाँ। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई। शंकर भाई की आवाज़ में गुस्सा भरा हुआ था। क्या? मोना चौधरी और उसके दोनों साथी मेरे 6 के 6 गनमैनों को रास्ते में शूट करके भाग गए। मुझे मालूम है। मोना चौधरी तुम्हारे पास नहीं है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। मालूम है? कैसे मालूम है? शंकर भाई की आवाज़ में गुस्से से भरी तीव्रता आ गई। कुछ देर पहले मोना चौधरी मेरे पास आई थी, मेरी जान लेने, और ओह, मार दिया तुमने उसे? ये बात कैसे कही? इसलिए कि तुम जिंदा हो। इसलिए ज़िंदा हो कि मोना चौधरी तुम्हारे हाथों मर गई? ऐसा कुछ नहीं है। शायद ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन किसी वजह से हम दोनों को ही पीछे हटना पड़ा। बहुत गलत किया तुमने। साफ क्यों नहीं किया उसे? इसी बात के लिए फ़ोन किया था? नहीं, मेरे को मालूम करना है कि मोना चौधरी का ठिकाना कहाँ है। बता मुझे, उसके टुकड़े टुकड़े करके अक्खा मुंबई में भेज दूंगा। सब देखेंगे उसकी बॉडी को। शंकर भाई की आवाज़ में खूंखारता के भाव आ गए थे। वो पहले मेरे 12 गनमैनों को और अब 6 गनमैनों को मार चुकी है। वे सब मेरे भरोसे के थे। भरोसे के आदमी ढूंढने पड़ते हैं, बहुत दिक्कत आती है। वो मेरे महंगे आदमी थे। अपने आदमियों से बोल, वो मालूम कर लेंगे मोना चौधरी कहाँ ठहरी है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। तब तक वो दिल्ली भाग जाएगी। मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट। वो दिल्ली नहीं जाएगी। देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। क्यों, मुंबई में ही ठिकाना बना रही है क्या? नहीं, वो मुझे ख़त्म करना चाहती है, इसलिए मुंबई से बाहर नहीं जाएगी, देवराज चौहान बोला। बढ़िया कही, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी उसकी तलाश करवाता हूँ। ढूंढ निकालेंगे मेरे आदमी उसे। चिंता की बात ही अब ख़त्म हो गई है। अंडावड़ में मेरी नाक कटवा रही है, देखता हूँ कैसे बनती है। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। देवराज चौहान ने रिसीवर रखा। चेहरे पर सख्ती आ गई थी। जगमोहन की गंभीर निगाह देवराज चौहान पर ही थी। रात करमपाल सिंह मोना चौधरी के ठिकाने का पता लेकर आया था, देवराज चौहान ने कठोर शब्दों में कहा। हाँ, उसे बुलाओ, मुझे मोना चौधरी के ठिकानों के बारे में जानना है, जहाँ वो रह रही है। करमपाल सिंह का कोई फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है, तो बाकी से बात करके उसका नंबर लो। करमपाल सिंह को यहाँ बुलाओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। सोच भरे ढंग से वो फ़ोन के पास पहुंचा और रिसीवर उठाकर बाकेलाल राठौर के मोबाइल फ़ोन का नंबर मिला दबाने लगा। बाकेलाल राठौर से बात हुई। फ़ोन की बेल पर ही वो नींद से उठा था। कौन हो वे सुबह सुबह? बाकेलाल राठौर की आवाज़ जगमोहन के कानों में पड़ी। बाके। 2 पल की खामोशी के बाद बाकेलाल राठौर का जो स्वर आया वो संभला हुआ था। जगमोहन बोलो हो? हाँ। थारे को क्या ज़रूरत पड़ गई सुबह सुबह फ़ोन मारने की? रात भर नींदों नहीं आयो का? करमपाल सिंह का फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? एक का 4 होवे, पड़का होवे। वो जानता है कि मोना चौधरी किस ठिकाने पर है, वो ठिकाना जानना है। जगमोहन गंभीर था। बात का होवे?
जगमोहन ने कम शब्दों में मोटे तौर पर सारा मामला बाकीलाल राठौर को बताया। यो ससुरी मोना चौधरी को वट के रख दो। करमपाल सिंह का नंबर बता। वो नंबर थारी समझ में ना आयो। मारे को मालूम हो उससे कैसे बात की जावे। हम उसको फ़ोन मारो, वो थारे पास पहुंच जाओ जल्दी, अभी का अभी लो। बाकीलाल राठौर की आवाज़ आई। हम भी आयो। तुम? हम मोना चौधरी को तो हम ही वटो, पहुँचो। जगमोहन ने रिसीवर रख दिया। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात थी कि अब बात बढ़ गई है, जो किसी के रोके रुकने वाली नहीं। तभी देवराज चौहान ने वहाँ प्रवेश किया। बाकी से बात हो गई? जगमोहन बोला। वो करमपाल सिंह को यहाँ भेज रहा है और खुद भी आ रहा है। खुद? देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। हाँ, कह रहा था वो भी साथ आएगा मोना चौधरी के ठिकाने पर। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। आज ही जाना है मोना चौधरी के पास। जगमोहन की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। जगमोहन की बात से देवराज चौहान का चेहरा कठोर होकर तपसा गया। आज तो बहुत दूर है, तैयारी शुरू कर दो। करमपाल के आते ही हम चल पड़ेंगे। जगमोहन से बात करने के बाद सबसे पहले बाकीलाल राठौर ने रुस्तम राव को फ़ोन किया। छोरे, इतना मन नींदो लियो। बाप सुबह सुबह क्यों फ़ोन मारे लाए? रुस्तम राव की आवाज़ में नींद थी। तन्ने बहुत देर से शिकार नहीं करो, इब करने का मन होवो का? आप उनके पास बेकार के कामों के लिए फुर्सत नहीं होला बाप। शिकार करना फालतू का काम होवे, आप उनके लिए होला। तुम? छोरे, हम जंगल की बात नहीं करो, हम तो इंसानी जंगलों के शिकार की बात करो। क्षणिक खामोशी के बाद रुस्तम राव का सर कानों में पड़ा। सीधा बोल बाप, लफड़ा क्या होला? रातों को मोना चौधरी देवराज चौहान पर हमला बोले हो, मालूम होवे थारे को? क्या बोला बाप? इसका इस बार रुस्तम राव की आवाज़ में अजीब से भाव आ गए थे। मारे को अभी अभी जगमोहन फ़ोन मारो और सारी बात बतायो। इब देवराज चौहान मोना चौधरी के ठैये पर जाकर धावा बोलने का इरादा बनायो। चलने का मन होवे तो बता। तो रात क्या होएला बाप, जब मोना चौधरी हमला करेला? कुछ ना ही हो वो, गड्डी वहीं पे अड़ो। हम तो पहुंचा देवराज चौहान के यहाँ। आज तो मोना चौधरी को वट के ही रहो बायो। देवराज चौहान कहाँ है? आपड़ो बंगलों पर होवे अभी तो। कहने के साथ ही बाकीलाल राठौर ने फ़ोन बंद किया और पुनः फ़ोन करने लगा करमपाल सिंह को। मोना चौधरी पारसनाथ और महाजन के साथ वापस पहुंची। बंगाली साथ था। पारसनाथ महाजन के चेहरों पर गंभीरता थी, जबकि मोना चौधरी भीतर ही भीतर इस बात को लेकर सुलग रही थी कि हाथ में आकर भी देवराज चौहान बच गया। भीतर पहुंचने पर वे दूसरे कमरे में मौजूद पाली के पास पहुंचे, जो कि इस वक्त नींद में था। उसका कंधे का भाव भर रहा था और पहले से बेहतर था। उस कमरे से वे दूसरे कमरे में आ गए। महाजन ने वहाँ मौजूद नई बोतल उठाकर उसे खोला और घूंट भरकर बंगाली से बोला। तूने राज शंकर भाई के आदमियों की वैन के टायर का बढ़िया निशाना लिया। टायर भ्रष्ट होने पर तब वो वैन न रुकती तो वे लोग हमें शंकर भाई तक अवश्य पहुंचा देते। तब नई दिक्कत खड़ी हो जाती। बंगाली ने मुस्कुराकर महाजन को देखा। मैंने तो सिर्फ टायर को भ्रष्ट किया था। बंगाली ने कहा, भीतर के लोगों पर तो तुम तीनों ने ही काबू पाया था। उन लोगों को ख़त्म करना ज़्यादा कठिन था, क्योंकि वे सब खतरनाक लोग थे। खैर जो भी हो, वैन का टायर न फटता तो किसी भी तरह उनके हाथों बचना संभव नहीं था। तभी पारसनाथ बोला, मैं सोने जा रहा हूँ। मोना चौधरी एक तरफ बैठी खामोश रही। महाजन ने उसे देखा, कहा कुछ नहीं। पारसनाथ दूसरे कमरे में चला गया। क्यों बेबी, तुम फिर सोचो में हो? महाजन ने पूछा। मोना चौधरी की आंखें सुलग उठी। देवराज चौहान के बारे में सोच रही हूँ कि वो बच गया। महाजन ने घूंट भरा। हाँ। मोना चौधरी के दांत भिज गए। कोई बात नहीं, कोई ठीक मौका पाकर उसे फिर घेर लेंगे। महाजन का सर शांत था। जब तक वो मेरे हाथों ख़त्म नहीं होगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मोना चौधरी की आवाज़ में खतरनाक भाव आ गए। हर बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो बच निकलता है। महाजन ने कुछ नहीं कहा। बंगाली ही बोला, मैं कुछ कहूँ? मोना चौधरी और महाजन ने उसे देखा। मैं देवराज चौहान पर काबू पा सकता हूँ। कैसे? महाजन ने घूंट भरा। मेरे पास खतरनाक से खतरनाक आदमी है। एक देवराज चौहान तो क्या, वो 10 देवराज चौहान को भी खत्म करने का हौसला रखते हैं। एक इशारा दे दो, उसके बाद नहीं। मोना चौधरी के होठों से कुर्राहट निकली। वो मेरा शिकार है, उससे मैं ही टक्कर लूँगी। कहो तो देवराज चौहान को बेबस करके पकड़ कर यहाँ ले आऊँ? हरगिज़ नहीं, उसे मैं ही बेबस करके ख़त्म करूँगी। तभी तो मज़ा आएगा मौत के खेल का। अपने शिकार का शिकार मैंने ही किया है। मेरा मामला हो तो शिकार करने कोई दूसरा नहीं जाता। मोना चौधरी ने एक एक शब्द चबा कर कहा, देवराज चौहान मेरे ही हाथों खत्म होगा। तुम्हारा खोखा तो डूब गया। महाजन एकाएक मुस्कुरा कर कह उठा। क्यों? तुमने तिजोरी में काली फाइल के भीतर जो नक्शा होने की बात कही थी वो गलत रही। कैसे गलत रही? फाइल में नक्शा नहीं था। तुमने हमें जो काम करने को कहा वो हमने कर दिया। खोखा खत्म। तिजोरी में काली फाइल में नक्शा था। बंगाली का चेहरा कठोर हो गया। देवराज चौहान ने हेराफेरी की है। नक्शे के असली कागज़ देवराज चौहान ने निकाल लिए और नकली बनाकर रख दिए। वो असली नक्शा अब तक कर्मे तक पहुंच चुका होगा।
लेकिन देवराज चौहान तो कहता है कि फाइल में नक्शे जैसी कोई चीज़ नहीं थी। महाजन बोला। देवराज चौहान मोना चौधरी का दुश्मन है, ऐसे में क्या वो सच बोलेगा? बंगाली ने तीखे स्वर में कहा। सुना है देवराज चौहान झूठ नहीं बोलता, वो हमसे डरता भी नहीं है, इसलिए झूठ क्यों बोलेगा? मैं कहता हूँ देवराज चौहान झूठ बोलता है। वो नक्शा निकाल कर करमपाल सिंह को दे चुका है, या फिर उसने अपने पास ही रखा हुआ है। ऐसा ही हुआ है। तो फिर सच कैसे साबित होगा? महाजन ने घूट भरा। बंगाली ने मोना चौधरी को देखा। तुम देवराज चौहान को ख़त्म करके मुंबई से जाओगी, या देवराज चौहान को ख़त्म करने के बाद? क्यों? तो मरने से पहले 2 मिनट के लिए देवराज चौहान को मेरे हवाले कर देना। बंगाली दांत भींच कर क्या उठा। नक्शे के बारे में सच झूठ को मुंह से निकलवा लूँगा। इस लड़ाई में मैं बराबर तुम्हारे साथ रहूँगा। मोना चौधरी के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। ठीक है, जब देवराज चौहान का आखिरी वक्त होगा तब उससे बात करने के लिए 2 मिनट तुम्हें दे दूँगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जीत का ताज के 7वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।